तो लास्ट क्लास में हमने जो क्यूमान इक्वेशन था उसका सॉल्यूशन निकाला था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो क्यूमान इक्वेशन है उसके अंदर जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने पे जो हमें इक्वेशन मिलेगी या वो जो हमें उसके सॉल्यूशन के ऊपर जो एनर्जी के रूप में एक पार्ट मिलेगा वो किसका होगा, उत्सर्जित कण का होगा। क्योंकि उत्पाद नाभिक तथा उसके प्रकीर्णन कोण को ज्ञात करने की बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम उत्सर्जित कण की ऊर्जा या प्रचलन कोण का मान भी अगर हम ज्ञात कर ले या प्रकीर्णन कोण का मान भी अगर हम ज्ञात कर ले तो वो रिएक्शन क्या है, वो किस प्रकार से हो रही है या उसमें क्या विघटन ऊर्जा है या फिर वो रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं होगी वो भी हम पता कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब हमने वैल्यू निकाली थी तो रूट ई ऑफ वाई का मान जो है वो किसके बराबर आया था, बराबर v प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा के रूप में, जहां पे v बराबर तो क्या था, रूट एम एक्स ई एक्स एम वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई इंटू कॉस थीटा, ये आया था इसका मान। और उसके बाद में जो ओमेगा था उसका मान क्या था, एम ऑफ कैपिटल वाई क्यू प्लस एम कैपिटल वाई माइनस एम एक्स इंटू ई एक्स अपॉन एम वाई प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई, ये दो वैल्यू निकाली थी। अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में जो ई वाई की वैल्यू आएगी वो दो प्रकार से आएगी। एक तो ई वाई की वैल्यू क्या होगी, अगर इसमें क्या हो जाए रूट ऑफ ई वाई का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो अभिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। मतलब अगर इसकी वैल्यू जो ये हम उत्सर्जित कण है उसकी एनर्जी को ज्ञात करें, अगर उसका मान क्या आ जाए, धनात्मक आए, तो उस कंडीशन में अभिक्रिया हो जाए क्या हो जाएगी, संभव होगी या पॉसिबल होगी, या उसके अंदर या वो अभिक्रिया कंप्लीटली हो सकती है, या उससे हम क्या कह सकते हैं, उत्सर्जित कण या फिर उत्पाद नाभिक को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, अगर रूट ई वाई का मान क्या आ जाए, काल्पनिक वैल्यू प्राप्त हो। काल्पनिक वैल्यू से मतलब इमेजिनरी आयोटा के रूप में, अगर ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी तो उस कंडीशन में तो अभिक्रिया क्या नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी या असंभव होगी। अब ये वैल्यू कब हो सकती है, उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर आप देखो v का मान, v को तो छोड़ो, v से क्या है, इस ओमेगा के अंदर देखोगे तो आप इस ओमेगा के अंदर अगर हम q को भी नेगेटिव रख दे, q को नेगेटिव रखने के साथ अगर एम वाई माइनस एम एक्स का जो मान है वो भी अगर नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, काल्पनिक रूप में ओमेगा की वैल्यू प्राप्त होगी, या हमें इक्वेशन जो है वो काल्पनिक रूप में प्राप्त होगी और उस कंडीशन के अंदर वो अभिक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। तो हमें जो ये दो कंडीशन है, एक में तो पॉजिटिव वैल्यू और एक में काल्पनिक वैल्यू, इनके अंदर जो नाभिकीय विघटन ऊर्जा है उसका मान किस प्रकार से बदलेगा उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। तो अगर नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान अगर हम पॉजिटिव ले और नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान अगर हम नेगेटिव ले तो उस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन कैसे परिवर्तित होती है उसके बारे में हम पता करेंगे यार, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कौन सी अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दो चीजें यहाँ पे मैंने बताई है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, रिएक्शन की पॉसिबिलिटी की दो चीजें बताई है, जब ई वाई का मान धनात्मक होगा और एक दूसरी कंडीशन जब ई वाई का मान कैसा हो, काल्पनिक हो। इन दो कंडीशन के अंदर ही रिएक्शन क्या है, पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो यही इन्हीं दो कंडीशन से पता चलेगा। इन दो कंडीशन के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो हम कभी नहीं बता सकते कि रिएक्शन किस प्रकार से होगी या रिएक्शन के अंदर उस नाभिक कोई भी कण उत्सर्जित होगा या नहीं होगा, वो हम डायरेक्टली कभी भी नहीं बता सकते।
तो यहां से आप लिख दो इसके अंदर एक तो कंडीशन, एक तो ये कि रूट ई वाई का मान क्या होना चाहिए, का मान धनात्मक होना चाहिए, तब अभिक्रिया पॉसिबल होगी। दूसरा मान क्या लिख दो, जब ई वाई का मान क्या हो जाए, काल्पनिक प्राप्त हो, या Q का मान क्या हो, नेगेटिव, या फिर एम वाई माइनस एम एक्स का मान भी क्या हो, ऋणात्मक प्राप्त हो, तो अभिक्रिया क्या नहीं होगी, संभव नहीं होगी। दूसरी कंडीशन के लिए अगर हमको अभिक्रिया को पॉसिबल कराना है तो हमें किसके बराबर, एक ऐसी एनर्जी, कोई भी अगर नाभिक है, अगर उसमें हम अगर सेकंड कंडीशन को देखें तो उस अनुसार क्या है, अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, परंतु अगर किसी भी रिएक्शन को करवाना है तो उसके लिए किसी भी आपतित नाभिक के पास या आपतित कण के पास इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए जिसकी वजह से वो अभिक्रिया को क्या प्रदान कर सके, गति प्रदान कर सके। तो जब हम इसी के अंदर सेकंड कंडीशन में एक ऊर्जा का नाम पढ़ेंगे, एक ऊर्जा पढ़ेंगे जिसे हम दहली ऊर्जा कहते हैं। तो दहली ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिसका मान इतना, या वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें क्या हो, आपतित कण क्या कर सके, किसी भी अभिक्रिया को क्या कर सके, गति प्रदान कर सके, या उस उतनी ऊर्जा से क्या हो, वह अभिक्रिया क्या हो, स्टार्ट हो सके। तो इस प्रकार की अभिक्रिया या इस प्रकार की ऊर्जा को हम कैसी ऊर्जा बोलेंगे, दहली ऊर्जा बोलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, दहली ऊर्जा क्या होगी, ऐसी ऊर्जा जिसके अंदर क्या, या वह ऊर्जा जिससे क्या हो, कोई भी अभिक्रिया है या कोई भी अभिक्रिया गति प्राप्त कर सकते हैं, स्टार्ट हो सके, तो उस ऊर्जा को हम क्या कह सकते हैं, दहली ऊर्जा कह सकते हैं। केस फर्स्ट इसके अंदर उसमें सेपी अभिक्रिया, इसमें दो कंडीशन होगी, तीन कंडीशन होगी। एक तो सबसे पहली कंडीशन तो ये कि Q का मान तो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू हो Q की वैल्यू। दूसरी चीज इसी के अंदर अगर EX का मान 0 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में, इस अवस्था में हम क्या कह सकते हैं, V बराबर क्या होता है, mx EX m ऑफ स्मॉल y अपॉन m कैपिटल Y प्लस m स्मॉल y cos थीटा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे V का मान तो ये तो क्या होगी, वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में अगर Q पॉजिटिव हो तथा EX का मान 0 के बराबर हो, तब उस कंडीशन के अंदर जो हमने श्रीधराचार्य सूत्र से रूट EY का मान निकाला था, उसमें एक टर्म V आती थी, उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वहीं पे W बराबर क्या होता है, W बराबर कैपिटल MY Q प्लस MY माइनस MX इंटू EX अपॉन क्या आ जाएगा, MY प्लस स्मॉल MY। यह मान किसके बराबर, ये वाली टर्म किसके बराबर चली जाएगी, 0। तो यहाँ पे रूट ऑफ EY का मान क्या आ जाएगा, V प्लस माइनस रूट V स्क्वायर प्लस ओमेगा। तो यहां से रूट ऑफ EY बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट M कैपिटल Y Q अपॉन स्मॉल y। ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे EY का जो मान आएगा वो क्या आएगा, M कैपिटल Y Q अपॉन M कैपिटल Y प्लस M स्मॉल y। जब क्या हो, आपतित कण की ऊर्जा का मान हम किसके बराबर, लगभग 0 के बराबर माने।
तो उस कंडीशन के अंदर उसमें उत्सर्जित होने वाले कण की ऊर्जा को हम किस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए उसमें, इस उसमें सेपी अभिक्रिया के अंदर इस फर्स्ट कंडीशन में क्या होना चाहिए? Q का मान, नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कल्याण दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ? ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो इसके अंदर क्या होगी, उष्मा सेपी अभिक्रिया में जब Q ग्रेटर देन 0 और Ex का मान किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, तब उस कंडीशन के अंदर V बराबर क्या हो जाएगा? 0। रूट dy वाली इक्वेशन के अंदर V प्लस माइनस रूट V स्क्वायर प्लस ओमेगा के लिए, तब हमें जो उत्सर्जित कण है उसकी ऊर्जा का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या हो जाएगा? Ey बराबर m कैपिटल वाई क्यू अपॉन m कैपिटल वाई प्लस m स्मॉल वाई। ये तो इसकी क्या होगी? पहली कंडीशन होगी ऊष्मा सेपी अभिक्रिया के अंदर। अब हम इसी के अंदर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये मिटा दो भले। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जब Ex का मान क्या हो जाए? निश्चित हो जाए, एक निश्चित मान अपनी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू को हम बदले नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? V इज नॉट इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन ये हो जाए कि My है वो क्या हो जाए? वेरी वेरी लेस देन Mx के हो जाए। उस कंडीशन में ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तब इस कंडीशन के अंदर जो हमें फॉर्मूला मिला है ये वाला रूट Ey बराबर V प्लस माइनस रूट V स्क्वायर प्लस ओमेगा, इस फॉर्मूले के अंदर जो Ex का मान जब बदलेंगे ना तो भी इस Ey के मान के ऊपर क्या होगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपतित कण की ऊर्जा अगर निश्चित हो जाए तो उस कारण से उत्सर्जित कण की ऊर्जा के ऊपर उस आपतित कण की ऊर्जा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरी कंडीशन जो है इसके अंदर वो यह है, जब हम क्या करें, आपतित होने वाले कण की ऊर्जा को बहुत ही अधिक कर दे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या होगा? जो Ey के मान है वो क्या होंगे? अलग अलग प्राप्त होंगे। एक कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर Ex का मान क्या हो जाए? अत्यधिक हो जाए, बहुत ही अधिक मान हो जाए, मतलब उसका मान क्या हो? ऊर्जा का मान बहुत ही अधिक होगा, तो उस कंडीशन में Ey का मान क्या है? अलग अलग Ey के मान हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। ठीक है ना? तो क्यों इसका कारण ये है क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा? ओमेगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? Ex के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और अब जब Ex का मान किस जगह से कल्याण समझ में नहीं आ रहा है? सेकंड पॉइंट से समझ में नहीं आ रहा या फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये ऊपर वाला नहीं समझ में आया? इसके अंदर क्या है कि जब Ex की वैल्यू एक निश्चित मान हो जाए, Ex का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाए, वो बदले नहीं गाना, तो उस समय V का मान तो क्या है? 0 के बराबर नहीं होगा। इसके अंदर जो आप V निकालते हो, क्योंकि V की जो फॉर्मूला था वो क्या था? E ऑफ कैपिटल X प्लस M Y अपॉन M कैपिटल Y प्लस M स्मॉल y cos थीटा। जब इसमें Ex का मान हमने क्या कर दिया? निश्चित कर दिया, तो बाकी वाली वैल्यू तो अपने आप ही कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो बदलेगी नहीं उस रिएक्शन के अंदर। जब Ex का मान भी निश्चित है तब V तो इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन, जब My का मान
तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ से ओमेगा बराबर हम क्या लिखते हैं, एम कैपिटल वाई क्यू प्लस एम कैपिटल वाई माइनस एम स्मॉल एक्स इंटू ई ऑफ एक्स अपॉन क्या लिखते हैं, एम कैपिटल वाई प्लस एम स्मॉल वाई। अब देखो यहाँ पे जब एम कैपिटल वाई ग्रेटर देन एम एक्स के, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर देखना, इस फॉर्मूले में देखो जब एम वाई माइनस के एम एक्स में एम वाई ग्रेटर देन एम एक्स है, तो ये वैल्यू भी हमें क्या बन जाएगी, पॉजिटिव मिलेगी। तथा उस कंडीशन में भी आप देखोगे तो ई एक्स का मान क्या है इसमें निश्चित है, मतलब एक फिक्स वैल्यू है ई एक्स का मान। जब ई एक्स कॉन्स्टेंट है और उस दूसरी कंडीशन जब एम वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम एक्स के, तो उस कंडीशन में जो ये वैल्यू होगी, जब ई एक्स ही कॉन्स्टेंट आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मेनली डिपेंडेंसी इसके ऊपर आपतित कण की होगी, क्योंकि आपतित कण की ऊर्जा जब बदलेगी नहीं, तो उस कंडीशन में इसका मान भी क्या होगा, बहुत ही कम परिवर्तित हो गया, या इसमें जो चेंजिंग होगी ना इस ओमेगा की वैल्यू में, वो बहुत कम होगी। जब ओमेगा के अंदर चेंजिंग बहुत कम होगी, तो उस कंडीशन में ई वाई का मान क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है, ई वाई का मान भी कांस्टेंट होगा। अगर हम इसके अंदर इस v से इसके अंदर मान रखें और इस ओमेगा से इसके अंदर मान रखेंगे, तो इस इक्वेशन से जो हमें रूट ई वाई का मान जो अलग अलग मान मिलेंगे ना, उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक निश्चित, मतलब जैसे कि मान लो क्या 10.1 10.2 या 10.0009 या ऐसी वैल्यू सॉरी ऐसी वैल्यू इसके अंदर प्राप्त होगी, जो कि लगभग क्या है, एक दूसरे के समान है, मतलब इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से इस जो सेकंड कंडीशन है उसमें ये बताया, जब ई एक्स का मान निश्चित हो जाएगा ना, तो उस कंडीशन में एक तो ई एक्स का मान निश्चित हो जाए, दूसरा एम कैपिटल वाई क्या हो जाए, वेरी वेरी ग्रेटर देन एम एक्स हो जाए। तो उस कंडीशन में v की वैल्यू भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, और ओमेगा की वैल्यू भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। जब हमने एक्स को कांस्टेंट कर दिया या निश्चित कर दिया, तो उस कंडीशन में उत्सर्जित होने वाले कण की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, वो भी नियत हो जाएगी या समान ऊर्जा प्राप्त होगी, उसके अंदर परिवर्तन बहुत ही कम होगा, वो इसके अंदर बताया और कुछ भी नहीं बताया। अभी पता चला कल्याण, सुरेश, या अभी भी नहीं पता चला? आपको इतना ध्यान रखना है, जो इसमें दो कंडीशन लिखी है, एक तो एक्स को कांस्टेंट रखना, दूसरा एम कैपिटल वाई इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो ये दो वैल्यू है ना, वो किसके ऊपर, इन दो फॉर्मूलों को प्रदर्शित करेगी, एक तो वी वाले फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगी और एक ओमेगा। जब वी और ओमेगा के अंदर हम एक्स को रखेंगे, तो उनके अंदर अगर चेंजिंग बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल चेंजिंग है, तो उस कंडीशन में जो हम उत्सर्जित कण की ऊर्जा भी ज्ञात करें, वो भी क्या होगा, उसमें भी परिवर्तन बहुत ही कम हो गया, न के बराबर होगा। तो जो सेकंड पॉइंट है, मैंने उसमें ये बताया कि जो उत्सर्जित कण उत्सर्जित होगा, उसकी ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, समान रहेगी, वो भी परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि ईएक्स का मान हमने क्या रखा है, निश्चित रखा है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब हम ईएक्स का मान या फिर ईएक्स का मान क्या है, बहुत ही अत्यधिक मान है, या फिर ये ऊर्जा क्या है, अधिक है, ठीक है। जब ये ऊर्जा बहुत अधिक होगी, उस समय वी और ओमेगा, वी वो ओमेगा दूसरे। अब इसमें देखो थर्ड कंडीशन में मैं अलग से लिखी, ठीक है, हटा दूं भले, थर्ड कंडीशन वापस बता देता हूं। इसके अंदर थर्ड कंडीशन में ये कहा गया, अगर ईएक्स का मान क्या हो जाए, अत्यधिक, ईएक्स का मान बहुत अधिक हो जाए, और दूसरी कोई कंडीशन नहीं है, तब क्या हो जाएगा, v बराबर क्या है, mx ex my अपॉन cos थीटा, और दूसरा ओमेगा बराबर क्या है, इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब ex बहुत अधिक होगा ना, तब इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, इन दोनों के ऊपर होगी, और उस कंडीशन के अंदर इन दोनों की वैल्यू जो जो वैल्यू प्राप्त होगी, इस ex का मान अत्यधिक होने पे हमें v तथा ओमेगा की कोई भी वैल्यू प्राप्त हो, मतलब ज्यादा वैल्यू प्राप्त हो या कम वैल्यू प्राप्त हो, वो क्या है, कुछ भी प्राप्त हो सकती है, मतलब अत्यधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर जो v और ओमेगा की सभी वैल्यू क्या होगी, सभी मान जो होंगे क्या होंगे,
के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब ये कंडीशन होगी जब हम थर्ड कंडीशन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में लेते हैं, जब Ex का मान अत्यधिक रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो हमें उत्सर्जित नाभिक है या उत्सर्जित कण है, उसकी ऊर्जा क्या है, V तथा ओमेगा की जितनी भी वैल्यू हम लेंगे उन सबके ऊपर डिपेंड करेगी। वो क्या है, वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं होगा कि जैसे अब सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा था कि EY का मान जो है वो V और ओमेगा के कांस्टेंट मान के ऊपर डिपेंड कर रहा था, या Ex के निश्चित मान के ऊपर डिपेंड कर रहा था। Ex निश्चित था तो उस वजह से जो हम रूट EY का मान या फिर हम उत्सर्जित होने वाले कण की ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे वो भी निश्चित प्राप्त हो रही थी। परंतु इस कंडीशन के अंदर Ex के अत्यधिक होने के कारण हमें जो उत्सर्जित होने वाला कण है उसके भी क्या मिलेंगे, अलग अलग मानों की प्राप्ति होती है, या फिर EY का मान भी हमें क्या प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, V तथा ओमेगा की अलग अलग वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। ये इस तीसरी कंडीशन के अंदर है। अब इसी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर तो यहाँ पे जो कंडीशन आप देख रहे हो इसमें थीटा का कोई रोल कहां से आएगा, आप तुम खुद ही देखो ना, जब Ex का मान 0 हो रहा है, जब Ex का मान 0 है तब तो V तो सीधा ही 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मालूम है तो V के फॉर्मूला में क्या आता है, mx Ex my अपॉन m कैपिटल Y प्लस m स्मॉल y cos थीटा। अगर ये 0 हो जाएगा तो उस समय अगर cos थीटा की कोई वैल्यू भी होगी तो क्या डिपेंडेंसी होगी, जब Ex ही 0 है तब V तो सीधा ही 0 हो गया, थीटा का मान कुछ भी हो तो उससे तो इस अभिक्रिया या इस ऊर्जा के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे देखो जब V 0 हो गया तो थीटा का कोई यूज ही नहीं है। ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे Q का मान हमने कैसा लिया है, नेगेटिव लिया है। Q का मान नेगेटिव लेने के कारण ओमेगा का मान नेगेटिव हो जाता है। ओमेगा का मान नेगेटिव या W का मान नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में उत्सर्जित होने वाले कण की ऊर्जा का मान भी क्या आ जाएगा, काल्पनिक या इमेजिनरी वैल्यू आ जाती है, और उस वजह से हम क्या कह सकते हैं, अभिक्रिया संभव नहीं है। लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंसी होगी, वो दहली ऊर्जा या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी के अंदर होती है, वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है ना। और उससे ऊपर वाली में भी आप देख रहे थे हम Ex का मान निश्चित कर रहे थे और एक कंडीशन में Ex का मान 0 ले रहे थे। जब हम Ex का मान 0 लेंगे तो उस कंडीशन में भी थीटा की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, लेकिन जब हम Ex का मान कांस्टेंट लेंगे तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या है, आप देख रहे थे कि जो उत्सर्जित होने वाला नाभिक है उसकी ऊर्जा क्या है, आपतित होने वाले कण से अधिक है, तो उस कंडीशन में भी डिपेंडेंसी सिर्फ Ex के ऊपर होती है, थीटा के ऊपर नहीं होती। और तीसरी कंडीशन ले रहे थे तब हम आपतित कण की ऊर्जा अधिक ले रहे थे, तो आपतित कण की ऊर्जा लेने पर भी अगर थीटा के अंदर थोड़ा सा भी चेंज होगा तब भी उसके अंदर टोटल एनर्जी के ऊपर V या ओमेगा के मान में कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी या कोई परिवर्तन, बहुत ही कम परिवर्तन होगा, तो इस वजह से उसमें थीटा के कोई इफेक्ट नहीं था। परंतु जो कल की एक कंडीशन हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के अंदर दहली ऊर्जा वाली, उसके अंदर थीटा की वैल्यू होगी, उसी के ऊपर क्या होगी, पूरी की पूरी डिपेंडेंसी होगी। थीटा की वैल्यू कौन सी होगी, तब हमें दहली ऊर्जा या कोई भी अभिक्रिया पॉसिबल होगी या नहीं होगी, वो थीटा के मान के ऊपर भी डिपेंड करती है। और बाकी मैंने आप लोगों को थीटा की डिपेंडेंसी जब क्यूमान इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया था तब बताया था, जब क्यूमान इक्वेशन के अंदर हम थीटा का मान क्या लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो उस कंडीशन में cos थीटा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और cos थीटा के 0 होने की वजह से हमें जो नाभिक की विघटन ऊर्जा जो होती है उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। वो कंडीशन मैंने आपको थीटा की बता दी थी, और इसके अंदर जो थीटा की कंडीशन है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो अभी। सुरेश, कल्याण, नरेश, नीतू, कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें, अभी तक के क्लास में आप लोगों को, या अभी जो बताया इसके अंदर, वो तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से होगा सुरेश, बाकी तो इसका कोई कारण नहीं होगा। बाकी अगर लिखे हुए में या समझाए हुए में अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरे को बता दो।